कहानी की शुरुआत में हमें रिकी को दिखाया जाता है जिसका हमेशा से सपना था कि वो अपना खुद का घर ले। घर के लिए उसने पैसे भी जमा कर लिए थे, लेकिन सन 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई जिसके चलते उसके सारे पैसे खत्म हो गए और अब वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और छोटी बेटी के साथ किराए के घर पर रहता है। इनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए रिकी की वाइफ को होम केयर नर्स का काम करना पड़ता है जिसमें उसे बूढ़े लोगों की देखभाल करनी पड़ती है, उनकी गंदगी भी साफ करनी पड़ती है। वही रिकी को नौकरी की तलाश है। दरअसल ना उसके पास एजुकेशन है, ना ही कोई प्रोफेशनल डिग्री, इसीलिए उसे काम मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। रिकी चाहता है कि किसी भी तरह से वो पैसे कमाकर अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे। वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है जिसका डिलीवरी का काम है। इस आदमी का नाम मेलोनी है। मेलोनी उसे बताता है कि ये एक तरह की सेल्फ एम्प्लॉयड डिलीवरी है, यानी कि जो भी पैकेज वो डिलीवर करने जाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी रिकी की होगी। इसके लिए उसे एक वैन की भी जरूरत है। मेलोनी कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम हमारी खुद की वैन को हायर कर लो जिसके लिए हर रोज तुम्हें 70 यूरोस पे करने होंगे, और दूसरे ऑप्शन में तुम्हें 1000 यूरोस डाउन पेमेंट करनी होगी। इसके बाद 3 सालों तक तुम्हें इंस्टॉलमेंट देनी होगी, जिसके बाद वैन तुम्हारी खुद की हो जाएगी। और इतने पैसे निकालना किसी भी ड्राइवर के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हर रोज तुम 100 से 200 यूरोस तक कमा सकते हो। रिकी को दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे 1000 यूरोस देने के बाद हर महीने मात्र 400 यूरोस देने होंगे और वैन भी उसी की हो जाएगी। घर आकर ये सारी बातें वो अपनी पत्नी एबी को बताता है। एबी कहती है लेकिन हमारे पास 1000 यूरोस नहीं है। रिकी कहता है क्यों ना हम तुम्हारी पुरानी गाड़ी बेच दें। ये सुनकर एबी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि मैं 6 अलग अलग घरों में काम करती हूँ, जो हर एक घर एक दूसरे से बहुत दूर है। अगर मैंने अपनी कार बेच दी तो बस से ट्रेवल करने में मुझे बहुत तकलीफ होगी। रिकी कहता है कि अगर सब कुछ ठीक चला तो अगले 3-4 सालों में गाड़ी के साथ हम अपना घर भी खरीद लेंगे। एबी उसकी बात मान जाती है और अब वो अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर उसे 1000 यूरोस दे देती है, जो लेकर वो मेलोनी के पास जाता है। 1000 यूरोस की डाउन पेमेंट करने के बाद उसे एक वैन मिल जाती है और अब मेलोनी उसे एक स्कैनर देता है और कहता है कि ये स्कैनर तुम्हारे काम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्कैनर खराब हुआ या खो गया तो इसके 1000 यूरोस तुम्हें पे करने होंगे। और अब रिकी को काम मिल चुका है। वो अपने पैकेजेस की डिलीवरी करने के लिए जाता है, पर यह काम उतना आसान नहीं होता जितना उसे बताया गया था। कुछ जगहों पर उसे पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रैफिक वाले उसे गाड़ी पार्क नहीं करने देते। कुछ कस्टमर्स उसे कोऑपरेट नहीं करते और किसी पैकेज पर एड्रेस भी गलत होता है। उसे अपने सारे पैकेजेस एक ही दिन में डिलीवर करने होंगे, जिसके लिए उसे 14-15 घंटे लग जाते हैं, जिस वजह से वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता। वहीं एबी की लाइफ भी पहले से बहुत ज्यादा टफ हो गई है। हर जगह उसे बस से ट्रैवल करना पड़ता है और जब बस नहीं आती तो पैदल ही उसे दूसरे घर तक जाना पड़ता है, जिस वजह से सुबह उसे जल्दी निकलना पड़ता है और रात को वो भी देर आती है। ये दोनों इतने थक जाते हैं कि कभी कभी सोफे पर ही सो जाते हैं। वहीं अब ये दोनों अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। हालांकि इनकी बेटी बहुत समझदार होती है, वो खुद अपने काम करती है, लेकिन इनका जो बेटा है उसकी उम्र ऐसी है जिस उम्र में बच्चे अक्सर भटक जाते हैं और अब वो भी स्कूल नहीं जाता, बल्कि वो ऐसे आवारा लड़कों के साथ घूमता है जो स्कूल जाना बेकार समझते हैं। जल्दी बात रिकी और एबी को पता चल जाती है और अब रिकी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। लेकिन उसका बेटा इन सब बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो रिकी को उल्टा जवाब देता और कहता है कि तुमने आज तक हमें दिया ही क्या है सिवाय गरीबी के। रिकी को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो वहां से चला जाता है। इनका बेटा भी नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। एबी वहीं बैठे बैठे अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही होती है। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ जाते हैं। दरअसल किस्मत इनका साथ नहीं दे रही।
वहीं अब रिकी की बेटी अगले दिन उसे अपने साथ काम पर ले जाने के लिए कहती है। रिकी उसकी बात मान जाता है और अब वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है। उसकी बेटी बहुत स्मार्ट होती है, जिसकी मदद से आज वो अपने सारे पैकेजेस टाइम पर डिलीवर कर देता है। साथ ही उसकी बेटी को टिप भी मिलती है, जो रिकी को कभी नहीं मिलती। टिप के पैसों से रिकी अच्छा खाना लेता है और घर जाकर अपने परिवार के साथ आज बहुत दिनों के बाद डिनर करता है। उसका बेटा भी आज बहुत खुश है। इन दोनों को एहसास है कि ये अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे, लेकिन ये दोनों ही मजबूर हैं। इन्हें बच्चों की फीस, घर का किराया, घर का खर्चा और वैन की ईएमआई देने के लिए पैसे कमाने होंगे। अगले दिन एक बार फिर से ये दोनों के दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और तभी एबी को उसके बेटे के स्कूल से कॉल आता और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ झगड़ा किया है, तुम्हें अभी स्कूल आना पड़ेगा। एबी जिस जगह होती है वो स्कूल से बहुत दूर है, इसीलिए वो रिकी को कॉल करती है और कहती है कि तुम स्कूल चले जाओ, क्योंकि उसका काम स्कूल के आसपास ही होता है। लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि उसे हर एक पैकेज को टाइम पर डिलीवर करना होगा। नई कंपनी में ऐसा कोई रूल होता है कि कोई हाफ डे में जा सकता है। अगर किसी ने छुट्टी की या बीच में कोई काम छोड़कर गया तो उसे 100 यूरोस का फाइन देना पड़ता है। साथ ही उन्हें नेगेटिव रेटिंग मिलती है, जिससे उनकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन किसी तरह से रिकी शाम को स्कूल पहुंच जाता है, पर किस्मत उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसके आने से मात्र 15 मिनट पहले पूरा का पूरा स्टाफ जा चुका है। अगली सुबह रिकी को पता चलता है कि उसके बेटे को 1 महीने से स्कूल से निकाल दिया गया है। अगर वो टाइम पर स्कूल पहुंच जाता तो उसके बेटे को स्कूल से 1 महीने के लिए निकाला ना जाता। एबी भी उसे ब्लेम करती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी कार नहीं बेची होती तो आज सब कुछ ठीक होता, मैं अपने बच्चों को वक्त दे पाती, और नाराज होकर वहां से चली जाती है। रिकी को एहसास होता है कि इस मुश्किल वक्त में जहां उसके परिवार को एक होना चाहिए था, अब उसका परिवार बिखर रहा है। इसीलिए वो काम पर जाने के बाद मेलोनी से कहता है कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मैं अपने परिवार को वक्त देना चाहता हूँ। पर मेलोनी साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा खुद का काम है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। अगर तुम 1 हफ्ते तक नहीं आते तो मुझे तुम्हारी जगह किसी और ड्राइवर को रखना होगा। और अब रिकी को उसकी बात माननी पड़ती है। वो काम पर जाता है और तभी पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आता है कि तुम्हारा बेटा चोरी करता हुआ पकड़ा गया। रिकी ये सुनकर परेशान हो जाता। वो एबी को कॉल करता है, लेकिन एबी उसके कॉल को रिसीव नहीं करती और अब वो मेलोनी के पास जाता है। मेलोनी उसे छुट्टी नहीं देना चाहता, लेकिन रिकी उसकी बातों की परवाह किए बगैर ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे ने एक शॉप से पेंट की बॉटल्स को चोरी किया है। रिकी पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी उम्र अभी बहुत कम है, उस पर कोई चार्जेस ना लगाए। पुलिस ऑफिसर उसकी बात मानते हुए उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को घर ले आता है। एबी भी घर आ चुकी है और एबी को अब सब कुछ पता चल चुका है। रिकी अपने बेटे से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे 100 यूरोस का नुकसान हुआ और नेगेटिव रेटिंग अलग से मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन उसका बेटा उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं सुन रहा होता, बल्कि अपने फोन पर बिजी होता है, जिससे रिकी को गुस्सा आ जाता है। वो उसका फोन छीन लेता है और अब उसका बेटा भी अपना फोन हासिल करने के लिए उससे लड़ने लगता है। ऐसा लगता है मानो आज इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाएगी, पर एबी इन दोनों को अलग कर देती है। इनका बेटा नाराज होकर घर से निकल जाता है। एबी रिकी को कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। अगर तुम दोनों के बीच में एक जो रिश्ते की दीवार है वो टूट गई तो तुम दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इनका बेटा घर से बाहर है, उसे रिकी ढूंढने के लिए जाना चाहता है, पर उसकी वाइफ एबी कहती है कि वो अपने दोस्त के घर पर गया होगा, जल्दी वापस आ जाएगा। अगली सुबह देखते हैं कि इनके घर पर इनकी जितनी भी फोटोज थी उन सब पर इनके बेटे ने ब्लैक पेंट से क्रॉस कर दिया है और अब भी इनका बेटा घर पर नहीं होता, यानी कि रात को आकर उसने ऐसा किया। इसके बाद रिकी अपनी वैन की चाबी ढूंढता है, लेकिन उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। रिकी समझ जाता है कि इनका बेटा अपने साथ चाबी ले गया है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, उसके दोस्त के घर भी जाता है, पर उसका कुछ पता नहीं होता। वो अपने मैनेजर मेलोनी को कॉल करता और कहता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी वैन की चाबी नहीं मिल रही। मेलोनी इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस महीने तुम 2 छुट्टियां ले चुके हो, अगर तुमने एक और छुट्टी ली तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा।
इसके बाद रिकी अपने घर आ जाता है। शाम को उसका बेटा घर वापस आता है। रिकी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी वैन की चाबी मांगता है। उसका बेटा कहता है कि मेरे पास तुम्हारी चाबी नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना मोबाइल लेने के लिए आया हूँ। रिकी के बार बार पूछने पर भी वो उसे चाबी के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि उल्टे सीधे जवाब देता है, जिससे रिकी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। रिकी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। उसी फ्रस्ट्रेशन, उसी दुख में वो एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। पूरी रात वो उसी पार्क के बेंच पर बैठा रहता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका परिवार अब टूट चुका है। अगली सुबह उसकी बेटी का कॉल आता है और जब वो घर जाता है तो उसकी बेटी बताती है कि चाबी मैंने छुपाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप काम पर ना जाएं बल्कि भाई को ढूंढकर घर ले आएं, ताकि हमारा परिवार एक बार फिर से पहले जैसा हो जाए। और अब रिकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसके बच्चे उसका वक्त चाहते हैं। उसे अपने परिवार को एकत्र करने के लिए वक्त देना होगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त वो मजबूर है। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं तुम दोनों को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मैंने अपने बेटे पर हाथ उठाया है, जब भी वो घर पर आएगा मैं उससे माफी मांगूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे काम पर जाना होगा। अगर मैं एक और दिन काम पर नहीं गया तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। हालांकि रिकी रात भर नहीं सोया होता, उसे नींद आ रही होती है, लेकिन उसे काम पर जाना पड़ता है। पूरा दिन उसी तरह से काम करने के बाद जब वो रात को घर आता है तो उसे पता चलता है कि अब भी उसका बेटा घर वापस नहीं आया। रिकी उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता है, पर एबी उसे समझाती है कि वो नाराज है, जल्दी वो वापस आ जाएगा, हमारा परिवार एक बार फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अगले दिन रिकी एक बार फिर से काम पर जाता है और आज कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं, उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसके पैकेजेस को लूट लेते हैं और साथ ही उसके स्कैनर को भी तोड़ देते हैं। रिकी को बहुत ज्यादा चोट आई होती है। उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा होता है। तभी उसे मेलोनी का कॉल आता है। वो बताता है कि जो भी पैकेजेस लूटे गए थे उनके पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, लेकिन उसमें 2 लोगों के पासपोर्ट भी थे जिसके $500 तुम्हें पे करने होंगे। साथ ही स्कैनर टूट चुका है तो $1000 उसके भी तुम्हें पे करने हैं। और अब ये बातें सुनकर उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आ जाता है। एबी उसे फोन लेकर मेलोनी को बहुत उल्टा सीधा कहती है। उसने पहली बार अपने टेम्पर को लूज किया है, वो कभी इस तरह से किसी से बात नहीं करती, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिकी अपनी वाइफ एबी को संभालता और कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, रिपोर्ट कल ले लेंगे। रात को जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसका बेटा आ जाता है। दरअसल आज वो घर आ चुका है और जब वो अपने डैड की ऐसी हालत देखता है तो कहता है कि आपको बहुत चोट आई है, आपको चाय या कॉफी कुछ चाहिए। रिकी मना कर देता है। उसका बेटा कहता है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे आवाज देना। रिकी उसे थैंक्स कहता है और अब अगली सुबह रिकी बहुत जल्दी उठ जाता है। वो अपने लिए कॉफी बनाता है और एबी के लिए नोट लिखता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे काम पर जाना होगा। और अब वो लंगड़ाते हुए अपनी वैन तक पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता उसका बेटा वहां पर आ जाता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। हालांकि रिकी पहले झूठ बोलता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और उसका बेटा समझ जाता है कि इतनी सुबह कोई काम पर नहीं जाता और अब रिकी को सच बताना पड़ता। वो कहता है कि मुझे काम पर जाना होगा, हमारे ऊपर पहले बहुत कर्जा है और कल जो नुकसान हुआ वो भी मुझे ही भरना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे काम करना ही होगा। और अब उसकी वाइफ एबी भी बाहर आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी एक आंख भी नहीं खुल रही, साथ ही हमें अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है, तुम्हारी बॉडी में फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। पर रिकी सिर्फ एक ही बात बोल रहा होता है कि मुझे काम पर जाना है। और अब उसकी गाड़ी के आगे से जब उसकी वाइफ और उसके बच्चे नहीं हट रहे होते तो वो गाड़ी को बैक करके वहां से निकल जाता है। उसके पूरे परिवार की आंखों में आंसू होते हैं। वही हमें रिकी को दिखाया जाता है जो रोते हुए अपने काम की तरफ बढ़ रहा है। और अब उसके दिल में एक सुकून, एक हिम्मत भी है, क्योंकि उसका परिवार जो बिखर गया था अब वो फिर से उसके साथ है, जिस बात की उसे बहुत खुशी है। उसे पता है कि आज नहीं तो कल वो इस सिचुएशन से अपने पूरे परिवार को निकाल लेगा। पर अगर उसका परिवार बिखर जाता तो पैसे कमाने का, इन मुश्किल हालातों से निकलने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। इंसान अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए सब कुछ करता है, जैसा कि रिकी और एबी कर रहे हैं।
तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।